इंडो यूएस रिलेशन को लेकर बात करें, ट्रम्प की दोबारा वापसी हुई है। कोई दोस्त परमानेंट नहीं है, कोई दुश्मन परमानेंट नहीं है, इंटरेस्ट परमानेंट। अमेरिका को अगर अफगानिस्तान में हमारी ज़रूरत है तो रशिया की ज़रूरत हमको है, जिससे कि वो हम पाकिस्तान को काबू में रख सकें। क्योंकि अभी तक हम लोग क्या था कि डिफेंसिव मोड पे रहते थे, लेकिन क्या अब पिछले एक दशक में आप देखते हैं कुछ परिवर्तन इसके? बहुत परिवर्तन हुआ। पाकिस्तान पे अटैक था, लेकिन परवाह किए बगैर हमने बालाकोट किया। उड़ी आपसे पाकिस्तान ने कोशिश की, आपने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। हर देश के पास एक आर्मी होती है, पाकिस्तान की आर्मी के पास एक देश है बिल्कुल। कैलाश करते पहली बार इतिहास में हुआ कि चाइना के ट्रूप्स विड्रॉ हुए। तहौर राना जो आपके पास हुसैन राना आया है, तो ये ऐसी आसानी से नहीं आया है। तो ऐसे हम उनसे कहते कि प्लीज़ हमको दे दो, तो वो दे देते नहीं। बांग्लादेश के साथ क्या हुआ कि उसने कुछ, यूनुस साहब ने कोई बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया और अगले ही दिन लेने के देने पड़ गए उनको। स्ट्रेटेजिकल तौर पे देखें तो कितना इंपॉर्टेंट रखता है बांग्ला हम लोग के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट। अवैध प्रवासियों को भेजा गया, वापस इंडिया वो आए आत्मप्रेरित, तो क्या इसका प्रोटोकॉल क्या रहता है? को बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स बोलते हैं कि वो हमारे देश के बच्चे थे। अरे बच्चे क्या थे साले, वो तो गैर कानूनी काम कर रहे थे। आप भी तो बांग्लादेशियों को नहीं रो रहे हो। बेड़ी लगाओ, हथकड़ी लगाओ, उल्टा टांग के ले जाओ, जैसे ले जाओ, इनको यहाँ से भगाओ। वेस्ट बंगाल में, मुर्शिदाबाद में हो रहा था, किसको बुलाया जा रहा है? वहाँ लोग कह रहे हैं कि फौज बुलाओ, चाहे तुम 72 हुरों के पास जाओ या तुम वैकुंठ लोग जाओ, लेकिन यहाँ तुम्हें रहने का कोई अधिकार नहीं। दुनिया के नक्शे पर केवल ताकतवर देश ही नहीं बल्कि मजबूत दोस्त भी अब मायने रखते हैं। अमेरिका की सत्ता में वापसी कर चुके डोनाल्ड ट्रंप, चीन की विस्तारवादी नीति और बांग्लादेश में बदली हुई सरकार के बाद भारत अब ऐसे एक मोड़ पर है जो वो अपनी रणनीति के जरिए खुद को मजबूत कर रहा है और कूटनीति के जरिए पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर अलग थलग कर चुका है। इंडो यूएस रिलेशन अब केवल रक्षा और व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इंडो पैसिफिक सुरक्षा से लेकर पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ साझा रुख और चीन को रणनीतिक रूप से घेरने के प्रयास लगातार गहराते जा रहे हैं। हमारे साथ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट और डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. चतुर्वेदी जी हैं। सर, जिस तरीके से इन दिनों सिनेरियो बन रहा है, इंडो यूएस रिलेशन को लेकर बात करें, ट्रंप की दोबारा वापसी हुई है, किस तरीके से सर देखते हैं आप? देखिए, 2-3 चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। नंबर 1, कि किसी भी देश का जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस पे नहीं बनती है कि हमारी किससे कितनी दोस्ती है। फॉरेन पॉलिसी जो बनती है वो बनती है कि हमारे कितने कॉमन इंटरेस्ट हैं और नहीं तो हमें इसमें क्या मिल सकता है। इसका मतलब इंटरडिपेंडेंस। दूसरी चीज़ है इंटरडिपेंडेंस। तो जहाँ, और तीसरा है कुछ ये वैल्यू सिस्टम्स का है। तो मैं उल्टा चलूँगा। वैल्यू सिस्टम, अगर वैल्यू सिस्टम बोले तो यूएस और इंडिया जो है वो नेचुरल एलाइज हैं, क्योंकि बहुत डेमोक्रेसीज हैं जहाँ की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जहाँ की धर्म की आज़ादी है, दोनों सेक्युलर हैं, दोनों डेमोक्रेसी हैं, बिग डेमोक्रेसीज हैं। तो इस तरह से एक तो जिसको कहा जाए कि जहाँ तक ओरिएंटेशन का सवाल है, हम दोनों के पास बहुत कॉमनैलिटी है। नौ, अभी इंटरडिपेंडेंस की बात की जाए तो इंटरडिपेंडेंस जो होती है ये शिफ्ट होती रहती है। इंटरडिपेंडेंस में 3 चीज़ें होंगी। एक होगा इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, कि आपका ट्रेड कितना उनके साथ है, उनको आपसे क्या मिल रहा है, हमको उनसे क्या मिल रहा है। तो जहाँ तक है कि एडवर्स ट्रेड था हमारा उनके साथ, और जिसको कि उन्होंने करेक्ट करने की कोशिश की है। एक्चुअली ओवर अ पीरियड टाइम हमारे पर इसीलिए सबसे कम टैरिफ का जोर आया, क्योंकि हमारे ऑलरेडी टैरिफ काफ़ी एडजस्टेड थी। तो लेकिन फिर भी हमारे यहाँ से उनको एक्सपोर्ट ज़्यादा है, उनके यहाँ से एक्सपोर्ट हमको कम है। तो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है। लेकिन इसमें जो बिगर एलिमेंट ये है कि इंडिया का एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है जिसकी अमेरिका को सख्त ज़रूरत है। और जब ये टैरिफ वैरिफ के चलते जहाँ की वहाँ पे और मुश्किलें बढ़ेंगी ट्रेड की, तो उस वक्त इंडिया की उनको रेलेवेंस और ज़्यादा बढ़ेगी कि जो ट्रेड से रिलेटेड है, क्योंकि जितना ट्रेड बढ़ेगा उतना अमेरिका को फ़ायदा होगा। नंबर 2। नंबर 3 जो है वो ये है कि जियोपॉलिटिक्स का क्या इसमें रोल होता है। तो आप देखिए कि जो
बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो ओरिएंटेशन था वो था यूरोप सेंट्रिक, इंडो पैसिफिक में कम था। लेकिन ट्रंप 1.0 में और ट्रंप 2.0 में, दोनों में उसका जो फोकस है अमेरिका का आज की तारीख में इंडो पैसिफिक में है। और उन्होंने क्या माना है, ये ट्रंप की मतलब जिसको कहा जाए कि उन्होंने माना ही है कि चाइना उनका नंबर 1 कॉम्पिटिटर है। तो अगर आपको कॉम्पिटिटर है तो उसको एक ढंग तो यह है कि टैरिफ वॉर उसके साथ चल रही है, पिछली बार भी हमें ट्रंप ने ट्रेड वॉर किया था, तो एक तो वो है। लेकिन इसमें अगर इंडो पैसिफिक रहेगा तो उसमें ताइवान की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, बजाय इसके कि यूक्रेन वॉर की बजाय ये ताइवान की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। जहाँ ताइवान की इंपॉर्टेंस बढ़ गई तो अगर जैसे कि जो चाइना ने खुद ओपनली बोला कि 27 तक हम इसको यूनिफिकेशन की कोशिश करेंगे, तो अगर वो चाइना को ये ताइवान को चाहते हैं तो उनका बैकसाइड जो है थोड़ा सा चाइना को काबू रखने के लिए चाहिए। और वहाँ पे 2 जगहों पे इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंस है। एक है LAC पे, अगर LAC भी अलाइव है तो चाइना अपना जो पूरा PLA का डिप्लॉयमेंट यहाँ से नहीं निकाल सकता। दूसरा मैरीटाइम डोमेन, उसका ट्रेड के लिए भी मलाक्का स्ट्रेट उसको अभी भी ज़रूरी है, क्योंकि ग्वाडार इफ़ेक्टिव नहीं है बिकॉज ऑफ बलूचिस्तान। जो उसको कोशिश वो कर रहा था कि बांग्लादेश में, जैसे कि पिछले उसमें उन्होंने कोशिश की कि सेंट मार्टिन का ले करके और एक यहाँ से सीधे खुनमिंग के लिए रास्ता बनाएंगे, एक क्रिश्चियन स्टेट बनाएंगे, जो कि एक हवा आई थी बाइडेन के टाइम में, वो अभी नॉन इफेक्टिव हो गया क्योंकि US एड बंद हो गई। तो आज की तारीख में बांग्लादेश को में वो उनको नहीं मिल रहा जो उनको मिलना चाहिए। तो ले दे के बचता क्या है, मलाक्का से उसका करीब 71% ट्रेड पास होता है। तो मलाक्का को खुला रखने के लिए उसमें क्या है, इंडिया की अगेन बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो आपका ये अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, ये नॉर्थ में तो ये बांग्लादेश तक को कवर करते हैं और साउथ में किसको कवर करते हैं कि आपका जो 6 डिग्री चैनल में है मलाक्का को कवर करते हैं। तो जिसकी वजह से जो डोमिनेशन है 6 डिग्री चैनल जो है और अंडमान सी है, वहाँ इंडिया का डोमिनेशन बहुत स्ट्रांग है। आपने देख लिया अभी बांग्लादेश के साथ क्या हुआ कि उसने कुछ, यूनुस साहब ने कोई बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया चाइना में जाके, और अगले ही दिन उन्होंने जहाँ उनको ट्रांसशिपमेंट बंद किया था वो लेने के देने पड़ गए उनको। तो यहाँ पे हमारी पहुँच, तो इन सब के चलते जो है, जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें आज इंडिया की ज़रूरत अमेरिका को है और अमेरिका की ज़रूरत इंडिया को है, बिकॉज टेक्नोलॉजी हमें वहीं से मिलेगी, चाहे वो इसकी आप समझ लीजिए कि सेमीकंडक्टर्स की हो, तो वो जो वहाँ से मिले। जैसे कि आपने बोला मैक्रॉन के साथ हमारा जो एक समझौता हुआ था, पिछले एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया को एक सबक सिखाने के लिए उन्होंने डिले किया था 404 को, लेकिन जहाँ इंडिया ने रशिया के साथ हाथ बढ़ाने की कोशिश की, चाइना के साथ G404 आने लगा हमारे यहाँ। लेकिन हम लोगों को याद ये रखना चाहिए कि ट्रंप का जो होगा, इसकी एक तो होगी ट्रांजैक्शनल, इस हाथ दे उस हाथ ले, क्योंकि वो बिजनेसमैन आदमी है। लेकिन साथ ही जो है हम लोगों को अपने को इतना ज़्यादा आगे बढ़ाना है कि वो जो हैं उनको हमारी ज़रूरत महसूस हो, बजाय इसके कि हमें उनकी ज़रूरत महसूस हो। तो अगर ये इंटरडिपेंडेंस हम इसको बनाए रखेंगे तो अमेरिका के साथ हमारे संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, किसी भी देश के अपने सेल्फ इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप किसी पे इतना भरोसा मत करो कि भाई ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। कोई किसी का दोस्त, सब अपने अपने इंटरेस्ट के दोस्त हैं। आप देखिए कि चाइना के खिलाफ भी उसके अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं। एक तरफ तो वो आपसे कोशिश कर रहा है कि वो उस पर टैरिफ बढ़ाने की, दूसरी तरफ शी जिनपिंग को उसने अपनी स्वेरिंग इन में बुलाया और उनसे वो दोस्ती भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो क्या होगा ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हम टोटली अमेरिका पे विश्वास नहीं कर सकते। रशिया हमारा एक लॉन्ग टर्म अलाय और उसकी ज़रूरत हमको भी है। आज की तारीख में
अमेरिका को अगर अफगानिस्तान में हमारी ज़रूरत है, ईरान के अगेंस्ट हमारी ज़रूरत है, तो रशिया को की ज़रूरत हमको है, जिससे कि वो हम सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान पे हम उसको काबू में रख सकें। तो ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक अपना खेल है, और इसमें हम लोगों को, जिसको कहते हैं ना कि तुम डार डार हम पात पात, हमारी हिंदी में जो कहावत है, एंड बहुत ही निम्बल फुटेड होना पड़ेगा। ये नहीं कि एक बार तय कर लिया तो तय कर लिया। जियो पॉलिटिक्स ऐसी है कि जो रोज़ बदल रही है, क्लाइमेट चेंज के असर आ रहे हैं, तो उन सब के चलते हुए हम लोगों को बहुत ही निम्बल फुटेड रहने की ज़रूरत है। और इसमें सर जो इंडिया का रुख है जियो पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग, जिस तरीके से चेंज हो रही है, इंडिया की तरफ से जो स्टेप लिए जा रहे हैं, उसको कैसे आप देखते हैं? क्योंकि अभी तक हम लोग क्या था कि डिफेंसिव मोड पे रहते थे, लेकिन क्या अब पिछले एक दशक में आप देखते हैं कुछ परिवर्तन इसमें? बहुत बहुत परिवर्तन हुए। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ना क्या स्टेटमेंट, ना आँख झुका के बात करेंगे, ना आँख दिखा के, आँखों में आँखें डाल के बात करेंगे। तो वो स्थिति है। आपको देखिए, उसने उड़ी आपसे, पाकिस्तान ने कोशिश की, आपने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। उसने पुलवामा किया, आपने बालाकोट कर दिया। अभी बांग्लादेश में वो यूनुस साहब ने स्टेटमेंट दिया कि हम लोग गार्डियन हैं सी के, तो आपने उठा करके उसको ट्रांसशिपमेंट बंद कर दिया। उनकी तो इंडस्ट्री बैठ गई, 1 सेकंड लगा। दूसरा, उसने क्या चाइना को देने की कोशिश की, जो लाल मुनीर हाट में एक बेस, एयरबेस, और तीस्ता का। तो तीस्ता तो बेवकूफ़ों जैसा काम वो कर रहा है, क्योंकि 320 किलोमीटर, 380 किलोमीटर, 320 किलोमीटर ऐसे कुछ, तो तीस्ता हमारे यहाँ है, तो असली तो पानी हमारे यहाँ से वहाँ जा रहा है। अगले साल उसको गंगा के पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो पानी के लिए तो वो परेशानी में आ जाएगा। जैसे ही उसने किया, हम लोगों ने क्या किया, S-400 वहाँ डिप्लॉय कर दिया, और हाशिमारा में राफेल है, तो जो उसकी पूरी जो है गड़बड़ हो गई। चाइना ने आपके साथ किया कि आपने कैलाश रिज किया। कैलाश रिज करते ही पहली बार इतिहास में हुआ कि चाइना के ट्रूप्स विड्रॉ हुए। अभी उन्होंने क्या किया, आपको डेप्संग और डेमचौक में आपको फिर से परमिशन ये हो गया कि एग्रीमेंट हो गया कि हम पेट्रोलिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें तो ऐसे मतलब जिसको कहा, अगेन मैं फिर वहीं पर वापस जाऊंगा कि ये जलेबियाँ कोई मुफ्त में सिर्फ भीख मिलती है, और भीख के साथ लात मिलती है और गालियाँ मिलती हैं। तो अगर अपनी डिग्निटी बना के रखनी है, तो आपको इंटरडिपेंडेंस बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि चाइना को भी मालूम है, क्योंकि एडवर्स ट्रेड है। अगर हम उनसे ट्रेडिंग बंद करेंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर घटा दें, भी करीब $98 बिलियन का एडवर्स ट्रेड है, तो अगर ये इसको 50-60 बिलियन डॉलर किसी देश का अगर ट्रेड बंद हो जाएगा, और वो क्या, उसमें लोअर एंड ऑफ टेक्नोलॉजी भी है, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां भी हैं, बिजली की लड़ी भी है, खिलौने भी हैं, बहुत सी चीज़ें चाइना से आ रही हैं। तो जहां उसको ये आपने धमकी दी कि भैया ये सब हम बंद कर देंगे, तो वो तो हिल जाएगा। तो इसलिए पिछले 10 साल में हमने बहुत कुछ ऐसा किया है जिससे कि आप ये समझ लो कि वो, जिसको कहा जाए कि हम आंख में आंख डाल के बात करने वाली स्थिति में आ गए। और ये पॉलिटिक्स में ये ज़रूरी है। कोई दोस्त परमानेंट नहीं है, कोई दुश्मन परमानेंट नहीं है, इंटरेस्ट परमानेंट है। आप सर लंबे समय तक आपने देश की सेवा करी, आप यूपीए की गवर्नमेंट में भी आपने काम किया, एनडीए की गवर्नमेंट में भी काम किया आपने, मौजूदा वक्त में आप मोदी सरकार को भी देख रहे हैं। क्या अप्रोच लगते हैं आपको चेंजेस उनमें, इनमें, आज के समय का जो भारत है, या जिस तरीके से आज का जो भारत का रुख है? देखिए, 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। एक सिपाही जो होता है, वो देश के प्रति प्रतिबद्धता उसकी होती है। कौन सी गवर्नमेंट ऑफ द डे है, उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है। हम लोगों ने, पूरी फौज ने उसी शिद्दत से काम किया था जब नेहरू जी थे, इंदिरा जी थी, बीच में लाल बहादुर शास्त्री जी थे, मोरारजी देसाई थे, या जो भी जितने भी, राजीव गांधी जी थे और मनमोहन सिंह जी थे, जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए, उसी हिसाब से कि कौन सी गवर्नमेंट है उससे कोई लेना देना नहीं है, और हम लोगों ने पूरी शिद्दत से काम किया। आज भी फौज वैसे ही शिद्दत से काम करे। तो जो हम लोगों की जो साइकोलॉजी बन जाती है, वो ये आती है गवर्नमेंट ऑफ द डे के साथ रहने वाली। जहाँ तक ये अप्रोच चेंज का सवाल है, मेरा ख्याल है कि इसमें हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये अप्रोच जो है थोड़ी सी, जिसको कहा था, बड़ी फ्लेक्सिबल अप्रोच है। आप देखिए कि इतने लोगों के लिए किया जाता है। तहौर राना जो आपके पास, हुसैन राना आया है, तो ये ऐसी आसानी से नहीं आया है। अमेरिका ने कोई उसको प्लेट, मतलब ऐसे हम उनसे कहते कि प्लीज़ हमको दे दो, तो वो दे देते नहीं।
पहले भी तो हेडली के टाइम में भी तो कोशिश की गई थी, नहीं मिला था। हालांकि ठीक है, वो कुछ लीगल इश्यूज भी है कि उसको सज़ा हो रही थी इसलिए नहीं मिला, जो भी है। इसको तो ये जैसे इसकी सज़ा बंदी ठग से हमको मिल गया। तो इसमें जो है ये मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, जो आज की गवर्नमेंट है, मैं मोदी जी की गवर्नमेंट नहीं बोला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनकी अप्रोच यह रही कि भैया तुम जागते रहो, अलाइव रहो। जैसे ही उसकी सज़ा ख़त्म हुई आपने किया और उन्होंने आपको कर दिया। हालांकि कोई आपकी कोई ट्रीटी भी नहीं है उनसे, लेकिन उन्होंने आपको दे दिया। तो ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी थोड़ी सी सख्त पॉलिसी है। आप देखिए कि एक और अभी हाल में स्टेटमेंट आया था, जो 2008 के बाद तीनों चीफ को प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया, मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री, तो इनसे असेसमेंट देने को बोला गया। तो वो जो उस वक्त के जो एयर चीफ मार्शल फाली मेजर थे, उन्होंने ये बड़ा क्लियरली बताया कि भाई हम लोगों ने ये कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। हालांकि जो हमारे यहाँ जो आर्मी है वो सबसर्वेंट है जो पॉलिटिकल लीडरशिप की, है ना। सिविलियन कंट्रोल है, सिविलियन कंट्रोल डज नॉट मीन ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, सिविलियन कंट्रोल मीन्स पॉलिटिकल कंट्रोल। तो हम उनको एडवाइस दे सकते हैं कि हम तैयार हैं, अगर आप बोलें तो हम इस पे एक्शन ले सकते हैं। ये फाली मेजर साहब ने बोला, तो उन्होंने नहीं किया। लेकिन वही जब गलवान हुआ तो जहां उस वक्त आर्मी कमांडर ने बोला तो उनका तो करो, तो तुमने कैलाश रीच कर दिया। उस वक्त के जो आर्मी चीफ से पूछा गया उड़ी के बाद, करो, तो उन्होंने कर दिया सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक भी ऐसा छोटी मोटी बदला वाली एक्सरसाइज नहीं थी कि आपने हमारे यहाँ पे एक बंदे को मारा तो हम यहाँ पे आपके 2 बंदों को मार देंगे, वो नहीं था। 300 किलोमीटर के रेंज में जितनी पोस्ट थी उनके ऊपर किया गया। उस तरह पुलवामा हुआ। पुलवामा के टाइम पे तो जिसको कहा जाए कि ज़्यादा बड़ा चांस था, क्योंकि अगर आप एलसी के अगेंस्ट जाते हो तो टेक्निकली आप अपने एरिया में जा रहे हो, कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप आईबी के अगेंस्ट जा रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप इंटरनेशनल जो ट्रीटीज़ हैं उनको वायलेट कर रहे हो। तो एक तरह से ये पाकिस्तान पे अटैक था, लेकिन परवाह किए बगैर हमने बालाकोट किया। बालाकोट तो खैबर पख्तूनख्वा में है, तो वो हमने किया। तो ये जो है ये एक ऐसी पॉलिसी है कि हम ना दबेंगे ना झुकेंगे। वही सर मेरा सवाल था कि जो पहले की गवर्नमेंट थी, सेना पर हमने कभी कोई डाउट नहीं, सेना हमेशा देश के लिए जी जान से। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि ये अप्रोच में चेंज आ गया कि भाई 2008 में जिन्होंने बोला वो नहीं तैयार हुए। अच्छा, इसमें हमें एक और चीज़ पीछे की सर वजह आप क्या मानते हैं कि पहली गवर्नमेंट क्यों नहीं ऐसा करती? ठीक है, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो लीडरशिप है उसकी अपनी रेजोल्यूटनेस, वो तो मैं मानता हूँ कि पॉलिटिकल लीडर को एक लीप ऑफ फेथ लेनी पड़ेगी। दूसरा क्या है कि पिछले कुछ वर्षों में हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, हमारी टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ इतनी बढ़ गई है कि हम चांस ले सकते हैं। आप देखिए कि 65 की लड़ाई हुई, आपको पैसे अपने रुपए को डिवैल्यू करना पड़ा। 71 की लड़ाई हुई, उसके बाद की जो इकोनॉमिक सिचुएशन आई जिसकी वजह से इंदिरा जी की गवर्नमेंट चली गई। आज की तारीख में आपका 670 या 676, आई थिंक 676 बिलियन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज है। तो आप तो मतलब अच्छा, आज की तारीख में अब ये होने लगा है कि अमेरिकन इंडस्ट्री भी उनको कहती कि भाई साहब थोड़ा सा हल्के हो जाओ, नहीं तो ये तो अपने आप कर लेंगे। आपको उन्होंने क्रायोजेनिक इंजन देने से मना किया, आपने अपना बना लिया। आपको सुपर कंप्यूटर देने से मना किया, आपने अपना बना लिया। आपको उन्होंने अभी जहाँ 404 की बात की तो आपने क्या किया? आप देखो, मतलब कुछ मैसेजिंग होती है जिसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपने क्या किया? आपने कावेरी इंजन बनाया जो हालांकि 48 किलो न्यूटन का ही है और उसको रशिया में भेजा टेस्टिंग के लिए। इधर आपने इंडस्ट्री को दे दिया। इंडस्ट्री कहने लगी जी हम तो 110 किलो न्यूटन का इंजन बना सकते हैं, नहीं तो जो आफ्टर बर्नर लगा के तो 48 किलो न्यूटन जो है 73 से ऊपर हो ही जाएगा, जो GU404 दे रहा है। तो अमेरिकन को समझ में आ गया कि अगर इनको किया तो ये बना लेंगे तो हमारे जो कुछ भी इनके ऊपर जो लिवरेज है वो भी खत्म हो जाएगा। अब डिपेंडेंसी पूरी तरीके से अब नहीं है। हाँ, हमारे पास ऑप्शन है।
ऑप्शन और ये देखिए मतलब क्या हो गया कि आपके पास इतने ऑप्शन हैं, वो कह रहा है कि हम आपको F-35 दे देंगे, रशिया कहता है हमसे Su-57 ले लो, फ्रांस कहता है तो हमसे रफाइल ले लो, अमेरिकन जो यूके कहता है कि आप हमसे यूरोफाइटर ले लो, जो स्वीडन बोलता है कि आपसे सैप ग्रिफिन ले लो, वो आपके आगे पीछे ग्रिफिन ले लो, वो आपके पीछे घूम रहे हैं, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा ऑर्डर नहीं है, $10 बिलियन कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। तो इसलिए ये अच्छा, दूसरा क्या है जो हम लोगों ने 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी की। एनर्जी की वजह से हम बहुत फंसे हुए थे, क्योंकि हमारा फॉसिल फ्यूल पे पूरी डिपेंडेंस थी। इस हर हाल में आप देखिए तो काफ़ी काम किया है सोलर एनर्जी पे, और जो पोटेंशियल इसका निकल के आ रहा है, तो अब ये लग रहा है कि कुछ दिनों के बाद हम तो एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। आप एनर्जी इंडिपेंडेंट, क्योंकि किसी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए आपको 2-3 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो आपको एनर्जी चाहिए, दूसरा आपको पानी चाहिए, तीसरा आपको चाहिए कैपेसिटी, कि आपके पास इंजीनियर, तो जो आपके पास IITs है, अब वो लड़के अब आज बाहर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपकी इंडस्ट्री उसको सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। अब आपकी इंडस्ट्री सपोर्ट करने लगी तो वो क्यों जाएंगे बाहर? आपके यहाँ आज की तारीख में चाहे वो टाटाज हों, चाहे महिंद्राज हों, चाहे वो गोदरेज हो, एरो इंजन में वो काम कर रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में आपका जो है, अगर वो ना दे, हम उनसे ना, देखिए पिछले करीब 20 साल होने आ गए, 2008 में हुआ था न्यूक्लियर डील, उसमें उन्होंने लायबिलिटी एक्ट लगाया। हमने आज की तारीख में जो पिछले जुलाई में जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है जो थोरियम बेस्ड है, वो हम लोगों ने ऑलरेडी उसको लोडिंग कर दी है, क्रिटिकलिटी कभी भी हो जाएगी। तो आपकी एनर्जी डिपेंडेंस उन पे घट रही है। दूसरा, आपने इस दौरान क्या किया, आपने मिडल ईस्ट से अच्छी दोस्ती बना ली। तीसरा, आपका अंदर जो आपने किया तो वो एनर्जी आपकी हो गई कि अंडमान में मिल गया। अभी ये भी आज सुनने में आ रहा है कि बलिया में भी कुछ ऑयल एंड गैस मिल रहा है। तो इस सब के चलते आपकी एनर्जी इंडिपेंडेंस हो गई, कैपेसिटी आपके पास काफ़ी हो गई। इधर जो है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा। आपके यहाँ ऑलमोस्ट 80-90 एरोड्रोम्स आ गए हैं, तो एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है। ये वधावन पोर्ट वगैरह जैसे बड़े बड़े पोर्ट भी आ रहे हैं। तो तीसरा, आपने जो ये आईमेक कोशिश की है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड आईमेक, उसमें ट्रेड में आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इससे क्योंकि पूरा मिडल ईस्ट आपके साथ हो गया, तो पाकिस्तान तो वैसे ही न्यूट्रलाइज हो गया, जो उसका सोर्स बेस था वो तो सारा खत्म हो गया। दूसरा, आपने वो INSTC जो चाबहार से और मॉस्को के लिए रास्ता है, रशिया भी आपके साथ है, तेहरान भी आपके साथ है, क्योंकि INSTC से उनको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। तो चाबहार से ज़ायदान, ज़ायदान से ज़रान, शरान से दलरम, दलरम से नॉर्थ में मॉस्को के लिए रास्ता जाती है। तो ये आपने दोनों कर लिया। दूसरा, रशिया आपके साथ क्यों है, क्योंकि आपका जो वहाँ का जो सखालिन वगैरह से ऑयल है वो आना है। क्वाड में आपकी रेलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। वैसे क्वाड कहता है कि जी हम मिलिट्री अलायंस नहीं है, लेकिन मालाबार जो सेट ऑफ एक्सरसाइजेज है उनके चलते इंडियन नेवी, उसकी रेलेवेंस इतनी बढ़ जाती है कि आप जो है ये क्वाड को भी एक्टिवेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल है। आप देखिए कि चाइना और हमारी अप्रोच का फ़र्क का आप देख लिया कि अभी श्रीलंका गए, डिफेंस डील हो गया। मालदीव्स पहले एकदम से चाइना के साथ जा रहा था, आज आपके साथ आने लगा। नेपाल में सडनली राजशाही की बात होने लगी, क्योंकि वो जो कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस कम होने लगा। मेरी पूरी उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में बांग्लादेश में भी यही होने वाला है, क्योंकि जहाँ से वो US एड बंद हुई, ऐसी आसानियों से थोड़ी होती है, क्योंकि डीप स्टेट का वहाँ पे इन्फ्लुएंस कम हो गया। जैसे डीप स्टेट का इन्फ्लुएंस कम होगा, बांग्लादेश को पता चल जाएगा उसका असली दोस्त कौन है। क्योंकि चाइना की तो पॉलिसी वो डेट ट्रैप वाली है ना, 6.5% इंटरेस्ट पे देता है, आप तो बिल्कुल लुट पिट जाओगे। पाकिस्तान हो गया ना, वेसल स्टेट बन गया। तो ये चीज़ें जो हैं, ये आपकी गवर्नमेंट की जो अप्रोच है इस वक्त, वो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही अप्रोच है। तो जब गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है, वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, या 14 साल के बाद में 26/11 के आतंकी को वापस देश में आना, इन सब चीज़ों का सेना के मनोबल पे कैसे असर पड़ता है? देखिए, जहाँ तक सेना का, मैं आपको एक बहुत मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। सेना की जो लड़ाई होती है वो किस लिए करते हैं, उनके
3 जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, देश की इज्जत, यूनिट की इज्जत, अपनी इज्जत। ये फौज का जो असूल है कि वो लड़ाई करते हैं, देश की इज्जत, देश कभी झुकने नहीं देंगे, यूनिट कभी झुकने नहीं देंगे। गुरखा जब चिल्लाता है आयो गुरखाली, तो पूरी यूनिट गैल्वेनाइज हो जाती है। एक सिख यूनिट में जहाँ वो कहते निश्चय कर अपनी जीत करो, देश सेवावर मोह शुभ कर्मन से कहो न डरो। गुरु गोविंद सिंह जी का जो 10वें गुरु हैं, उनका ये शब्द वो बोलते हैं। तो आप देखो सिख रेजिमेंट जब बोलती है निश्चय कर अपनी जीत करो, तो चढ़ जाते हैं। बोल बजरंग बली की जहाँ राजपूत बोलता है, तो उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है। तो वो यूनिट के लिए बहुत काम करते हैं। तो सेना के मनोबल पे इन चीज़ों से असर पड़ता है। लेकिन एक चाणक्य का एक सूत्र है जो ये कहता है कि जिस दिन किसी देश की सेना को उसके अधिकार मांगने की ज़रूरत पड़ गई, उस देश का भविष्य बहुत उज्जवल नहीं है। तो अगर आप गौर करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोगों को इस तरह से करना चाहिए कि हम जैसे पाकिस्तान आर्मी है या टर्की की आर्मी है कि वहाँ की उनकी सेंट्रलिटी है कि आर्मी जो कह देती है, आर्मी के लिए वो देश है, देश के लिए आर्मी नहीं है। ऐसा नहीं है। लेकिन जो कर्नल बाथ जैसे इंसिडेंट अगर होंगे और उस पर कुछ नहीं हो पाएगा, तो आपको पीछे मुड़ के देखना है फौज को, कि हम पीछे मुड़ के अगर देखेंगे तो आप आगे खड्डे में गिरने के चांस होंगे। आपको जो जौहर किया जाता था, क्यों किया जाता था कि भाई जो जितनी महिलाएं हैं उन्होंने सती बन गई कि भाई तुम जाओ लड़ो, हमारी परवाह मत करो कि हम अगर हमको कुछ होगा, हम पहले ही। तो वो सिपाही उतने ही जोश से लड़ता है। तो गवर्नमेंट ऑफ द डे को भी ये चाहिए कि फौज की देखभाल करते रहें। इसमें जैसे कि मैं मानता हूँ कि इस गवर्नमेंट ने आपको OROP दिया, ठीक है, बहुत अच्छा किया, लेकिन असली लड़ाई फौज की होती है इज्जत की, प्रोटोकॉल की। उसमें अगर आपके साथ अगर वो कुछ हुआ, ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात हो जाती है कि, और ये मैंने अनुभव से भी किया हुआ है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो आप पे विश्वास करती है। आज भी देखिए कब वेस्ट बंगाल में जो मुर्शिदाबाद में हो रहा था, किसको बुलाया जा रहा है, वहाँ लोग कह रहे हैं कि फौज बुलाओ, क्योंकि फौज पे पूरे देश को यह विश्वास है कि भाई, और यह है कि ये सेक्युलर है, ये कोई ये नहीं करेंगे, हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, और मतलब जिसने गड़बड़ी की उसको ही ठोका जाएगा, है ना। तो ये बड़ा सिंपल सी बात है, उसमें कोई मतलब इफ एंड बट नहीं है कि मतलब कि उसके चेहरे पे तिलक लगा है तो उससे अलग हटा लो, या उसकी दाढ़ी है तो उसको छोड़ दो, कुछ नहीं। तुमने अगर कानून तोड़ा तो तुम्हारे लिए चाहे तुम 72 हुरों के पास जाओ या तुम वैकुंठ लोक जाओ, इससे हमें कुछ लेना देने नहीं, लेकिन यहाँ तुम्हें रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन समटाइम्स ब्यूरोक्रेसी जो है बीच में इसमें जो अड़ंगा डालती है। तो ये जो प्रोटोकॉल वगैरह की लड़ाइयाँ हैं, इसको गवर्नमेंट को मेरे ख्याल है इस पर ध्यान ज़रूर देना चाहिए कि फौज जो है, जैसे मैंने बोला 3 इज्जत, फौज की नौकरी इज्जत की नौकरी है। तो आपको मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ। आज अगर मुझे DM लखनऊ से इंटरव्यू एक फ़ोन उनसे बातचीत करनी हो, मैं 100 फ़ोन घुमाऊंगा तब भी मुझे उनसे अपॉइंटमेंट शायद ना मिले। आज से 50 साल पहले मैं सेक्रेटेरिएट में गया और वहाँ गेट पे, मतलब गेट नंबर 5 से मैं किसी काम से गया था, किसी जवान के काम से। तो जो वहाँ जो सचिवालय की वो सिक्योरिटी वाला था, मैंने उसको जहाँ बोला कि मैं 2nd लेफ्टिनेंट अजय चतुर्वेदी हूँ, हाँ साहब, सैल्यूट मारा, उसने जाने दिया। वो सेक्रेटरी में जब मैं उनके ऑफिस में गया तो पता चला कि उनकी कोई मीटिंग चल रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया कि भाई क्या है आपका मुद्दा, क्या है आप बताइए। क्या वो आज हो सकता है? नहीं हो रहा। तो ये इज्जत की ज़रूरत है, क्योंकि एक सिपाही जो है वो देश के लिए है। सिस्टम में जो एक वैल्यू मिलनी चाहिए वो मतलब कम है उसमें। मैं ये नहीं कहूँ नहीं मिल रही है, मिल रही है। जब मिलेगी तो बड़े कायदे से मिलते हैं, बहुत अच्छी तरह मिलते हैं,
अभी मुझे एक मौका भी मिला था डीएम साहब से मिलने का, बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने मेरे से उनसे बातचीत हुई, उनसे इंटरेक्शन बहुत अच्छा हुआ। लेकिन उनके चारों तरफ जो जाल है उसको तोड़ पाना, वो चक्रव्यूह है जो मेरे जैसों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी अपनी वो है कि ये प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल। आज मैं अगर जाऊं गेट नंबर 9 या 5 से एंट्री मिलने का कोई चांस ही नहीं है भाई। वहाँ से होगा, फ़ोन करेंगे, वो पूछेंगे क्यों आप आना चाहते हो, 10 सवाल पूछे जाएंगे। तो ये एक इज्जत दी जानी चाहिए आपको। अगर आप दिल्ली में देखो, जो 3 मूर्ति भवन है वो सीएनसी का घर होता था। वहां से आप देखिए सीधे राष्ट्रपति भवन के लिए रास्ता है। तो जो उस वक्त के सीएनसी होते थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के, उनकी एक्सेस वायसरॉय को डायरेक्ट थी। अभी हमारे यहाँ आज की तारीख में ऐसा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर या सीसीएस जब बुलाएगी तो ये जाएंगे, सर्विस चीफ्स। अदरवाइज इनकी पहुंच डिफेंस मिनिस्टर तक है। मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं, पॉलिटिकल लीडरशिप ने कभी फौज को इग्नोर नहीं किया। आप देखिए कि आपने वो पिक्चर देखी होगी जो सैम मानेकशॉ के ऊपर आई थी, सैम बहादुर। मैंने पिक्चर तो नहीं देखी है, लेकिन उसका इंस्टेंस मैंने मानेकशॉ के ही मुंह से सुना था। मैं कहीं था तो वहाँ उनका लेक्चर सुना था उसमें। तो ही हैड एक्सेस डायरेक्टली टू प्राइम मिनिस्टर एंड उनके ही जो क्या कहलाता है इसके ऊपर बात के ऊपर वो जो है पूरा 71 की लड़ाई का टाइम चेंज हो गया। और वो सही है, क्योंकि ये मैं ऑथेंटिकेट कर सकता हूँ कि जो उसमें पिक्चर में शायद दिखाया गया है कि उन्होंने कहा था अप्रैल में जाने के लिए, लेकिन मानेकशॉ ने बोला कि नहीं अभी नहीं हो सकता, तो इसलिए वो दिसंबर में लड़ाई का समय निर्धारित हुआ था। तो इस तरह की ये ज़रूरत होती है कि हम लोगों को ये इस तरह से करना चाहिए। जो रियल इंसिडेंट बेस्ड मूवीज बनती हैं, चाहे वो सैम बहादुर हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, उरी हो, ये जो उनमें दिखाया जाता है, क्या कितनी सच्चाई हो? देखिए 2 चीज़ें हैं। अभी मैंने वो एक पिक्चर हाल में वो देखी थी डिप्लोमेट। तो जो बेसिक कहानी का सूत्र होता है वो तो वही होता है, लेकिन क्या होता है कि इनको पैसे भी बनाने हैं तो उसमें कुछ ड्रामेटाइजेशन लाना पड़ता है। लेकिन हाँ, जो आपका पॉइंट आ रहा है लड़ाई युद्ध की फिल्म्स के बारे में, इसके बारे में इग्नोरेंस बहुत है। जैसे कि वो बहुत साल पहले मैंने एक पिक्चर देखी थी अनिल कपूर की, पुकार और समथिंग, जिसमें कि वो दिखाया, वो कहता है, उसने कहा कि आई वॉन्ट एयर, और उसको वो कप्तान साहब है। कप्तान साहब के अगले 3 रैंक आगे तक वो नहीं मिल सकता, उसका एक प्रोसेस होता है। तो वो चीज़ें जो दिखाई जाती है ड्रामेटाइजेशन, समटाइम्स इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो मेरे ख्याल में इसका जो मेरा सजेशन क्या होगा, एक प्रॉपर सेल होनी चाहिए एमओडी में कि भाई हम पिक्चर्स पे बनाना चाहते हैं और उसकी जो भी एडवाइस है वो दी जाए, और इसको बनने के बाद इसको एक बार देखा जरूर जाए कि भाई कोई ऐसा उल्टा पुल्टा तो नहीं दिखा रहे हो, है ना। तो वो चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। सच्चाई होती है, जैसे उड़ी मैंने देखी थी, उड़ी में काफ़ी कुछ था। हाउस द जोश टाइप की कोई चीज़ शायद नहीं थी एक्चुअल में, उसमें कुछ और ही चीज़ें हुई थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी जो कि मतलब दिखा भी नहीं सकते थे। जैसे कि मैंने सुना है, अब कितना सही है ये तो नहीं मालूम, कि एक समस्या आई उनको कि भाई अगर ये लैंड होगा हेलीकॉप्टर तो कुत्ते भौंकने लगेंगे, तो गार्ड जो हैं वो तो चौकन्ने हो जाएंगे, तो क्या किया जाए। तो किसी ने कहा कि कुत्ते डरते हैं तेंदुए से। अब तेंदुए को कहाँ तुम हेलीकॉप्टर में ले जाओगे। तो मैंने बहुत इनोवेटिव ढंग ढूंढा। ये मतलब किसी ने मुझे बताया है, कितना सही है मैं इसकी कोई ऑथेंटिसिटी क्लेम नहीं करता हूँ, लेकिन हो सकता है। उन्होंने क्या किया कि तेंदुए की पेशाब कलेक्ट की, उसको यूरिन को कलेक्ट किया एंड उतरने के पहले उसको स्प्रे कर दिया। कुत्ते की आंख तो डायलेट होती है तो वो उसको उतना दूर दिखता नहीं, लेकिन सूंघने की उसकी ताकत बहुत ज़्यादा है, तो उसको लगा तेंदुआ, चुपचाप सब छुप गए। तो ये चीज़ें जो हैं
ये दिखा भी नहीं सकते, लेकिन ये चीज़ें फैक्ट होती हैं। सेना की रणनीतिक स्वतंत्रता की अगर सर बात करें हम आज के समय में, वो उसको कैसे आप देखते हैं? कुछ निर्णय जो टेक्टिकल लेवल, 3 तरह के निर्णय होते हैं, टेक्टिकल लेवल, एक ऑपरेशनल लेवल, एक स्ट्रैटेजिक लेवल। स्ट्रैटेजिक लेवल तो गवर्नमेंट की ऑर्डर पे ही होंगे कि मतलब जैसे बहुत बड़ा निर्णय कि पाकिस्तान पे अटैक करना है या चाइना पे अटैक करना है, ये स्ट्रैटेजिक निर्णय है, तो ये तो गवर्नमेंट के ऑर्डर पे ही होगा। ऑपरेशनल जैसे कि बालाकोट हुआ या कैलाश रिज पे हम लोग गए गलवान के बाद, तो ये चीज़ें जो हैं इसके लिए क्या होता है, कंसल्टेशन होती है। और अभी जो एक डीएमए बन गया है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, एमओडी में डीएमए एक है, एक तो एमओडी है जो डिफेंस सेक्रेटरी के अंडर में है, और एक डीएमए है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जो कि जिसका कि हेड जो है सीडीएस होता है। वो अपना पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करके ऑपरेशनल निर्णय ले लेते हैं। तीसरे होते हैं टेक्टिकल लेवल। टेक्टिकल लेवल पे जहाँ तक मेरी जानकारी है पूर्ण स्वतंत्रता है, फॉर्मेशन कमांडर अपने आप निर्णय ले सकता है कि अगर कोई सामने कुछ छोटा मोटा हो रहा है तो अगर फॉर्मेशन निर्णय लेता है तो ले सकता है। और लेकिन एक और चीज़ है, मैंने ये मतलब इन ऑल फेयरनेस जिसको कहा जाए कि एक छोटा सा एग्जाम्पल में था, जब नथुला ऑपरेशन हुआ था, तो नथुला ऑपरेशन में क्या हुआ था कि इंदिरा जी के समय में हुआ था, तो उस वक्त जो जनरल सगत सिंह साहब थे वहाँ पे, ही रिफ्यूज टू ओबे द ऑर्डर, इसे मैं नहीं खाली करूँगा, एंड आज नाथुला आपके पास है। और ये नहीं कि उनके खिलाफ कोई एक्शन हो गया। इसी तरह 65 की लड़ाई में एक कंसेंशस डिसीजन लिया गया कि हम लोग ब्यास के ईस्ट में चले जाएंगे, ब्यास नदी के ईस्ट में जाएंगे। उसका इम्प्लीकेशन क्या होता, अमृतसर, लुधियाना, जलंधर सब हम छोड़ देते। जहाँ हरबख्श सिंह साहब जो कि उस वक्त आर्मी कमांडर थे, he refused to obey the order and he stood the ground। ऐसा नहीं कि उनका कोई उनके खिलाफ एक्शन हुआ। तो अगर आप देश के समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं ना, वो अडवाणी जी का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है ना कि when we are asked to bend down we decided to crawl, इमरजेंसी के लिए उन्होंने बोला था। तो अगर आप खड़े हो और आपकी आवाज़ में दम है, अगर आप सोच रहे हो कि भाई हम इसको कर सकते हैं, तो हो जाएगा। इसके अलावा सर अब बात करते हैं इंडो यूएस रिलेशन की, जो हम लोग शुरुआत में किया। अभी जिस तरीके से अवैध अप्रवासियों को भेजा गया वापस इंडिया, वो आए हाथ में हथकड़ी, उसको लेकर सर आप कैसे देखते हैं और क्या इसका प्रोटोकॉल क्या रहता है? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक हर देश के अपने कानून होते हैं, उनके देश के कानून के मुताबिक हथकड़ी और बेड़ी लगाई जाती है। क्योंकि क्या होता है कि अगर मान लीजिए, मतलब एक रिवर्स आप सोचो कि जैसे कि वो उसमें हवाई जहाज़ में बैठ के आए, तो मान लो अगर खुले छूटे हुए हैं, 100 आदमी मिलकर डिसाइड कर लें कि हम तो कॉकपिट कब्जा कर लेते हैं, तो पायलट क्या करेगा? वो जो बोलेंगे वो करेगा। तो इनको खुला तो नहीं छोड़ा जा सकता। नंबर 2, मैं सुन रहा था बहुत से लोगों को, बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स भी बोलते हैं कि वो हमारे देश के बच्चे थे। अरे बच्चे क्या थे साले, वो तो गैर कानूनी काम कर रहे थे। बच्चे क्या थे, वो तो गैर कानूनी काम कर रहे थे, अवैध रूप से गए हुए थे, डंकी रूट से गए हुए हैं। तो उनके लिए अगर अमेरिका अपने कानून से भेजता है, हमारा कानून में उन पर बेड़ी नहीं लगाई जाती है। आपने देखा होगा कि जो एक फ़ोटो आई है ताहर हुसैन की कि वहाँ पे है वो बेड़ी लगी हुई है, और इंडिया में आया तो उसकी बेड़ी नहीं है। शायद हथकड़ी लगी होगी, क्योंकि पीछे दिखा रहे हैं तो मालूम नहीं कि सामने हाथ में हथकड़ी है कि नहीं है। हथकड़ी ना भी होगी तो 2 आदमी साथ से पकड़े हुए हैं, तो अगर 100-150 आदमी होंगे, तो मुझे लगता है इसमें ये बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। और अवैध अप्रवासी अगर वो वापस भेज रहे हैं तो क्या बुरी बात है। आप भी तो बांग्लादेशियों को नहीं रो रहे हो कि हमारे इतने बांग्लादेशी आ गए। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ की उनको एक पॉलिटिकल पेट्रनेज दी गई है, एक पॉलिटिकल पेट्रनेज दी गई। एक भाई सिंपल कैलकुलेशन करिए, 2 करोड़ आपके यहाँ हैं आज की तारीख में। इनको क्या अधिकार है आपके देश में रहने का? आपके रिसोर्सेज खा रहे हैं, आपका डेमोग्राफी चेंज हो रही है, सब कुछ चेंज हो रहा है, आपकी जॉब्स जा रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं, और इसको लेकर कितने आंदोलन हुए, सब कुछ हुए। मेरा इनके लिए कोई मेरे मन में सहानुभूति नहीं है। बेड़ी लगाओ, हथकड़ी लगाओ, उल्टा टांग के ले जाओ, जैसे ले जाओ, इनको यहाँ से भगाओ। क्योंकि इसका
अच्छा, इसका मतलब लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग, इसका मतलब ये, इसमें हिंदू मुसलमान कुछ करने की जरूरत नहीं है। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो अवैध अप्रवासी है, जो घुसपैठिया है, उसका इस देश में कोई स्थान नहीं है। हमारी नेपाल से एक ट्रीटी है जिसके हिसाब से उनके लोग आके हमारे नौकरी करते, ठीक है। अगर बांग्लादेश चाहता है कि हमारे यहाँ हो, तो जैसे कि हमारी उनके साथ ट्रीटी है कि वर्क परमिट पे हम लोगों को हिंदुस्तान में काम करने दो, ठीक है, वो टैक्स देगा। ये ना कोई टैक्स देंगे, रिसोर्सेज आपके खा रहे हैं, तो नुकसान किसको हो रहा है? हमको, आपको हो रहा है। और अपने अकॉर्डिंग वो वोट करने की पावर भी पा चुके हैं, वोट कर रहे हैं, तो जाली उनके पास आधार कार्ड है। तो वही जो अभी नया वो कल परसों में वो आधार का वो नया ऐप आ रहा है ना, आइडेंटिफिकेशन ऐप वगैरह, ये बहुत अच्छे स्टेप्स हैं। आइडेंटिफाई करो और इनको वापस करो डिटेंशन सेंटर में डाल के। तो ये सब कहना कि इसको सीएए से लिंक करना, ये सब मेरा ख्याल है सब ये पॉलिटिकल बातें हैं। पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपके देश का नहीं है उसको यहाँ रहने का, आ जाओ भाई। अदनान सामी ने भी तो यहाँ की नागरिकता ली है, कायदे से आओ, तुम नागरिकता लो, रहो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम यहाँ के नागरिक बन गए हो, तुम्हारे पूरे अधिकार हैं। या सीए के थ्रू अभी लोगों को जो नागरिकता दी जा रही है, बहुत अच्छा, उनको पढ़ने का भी अधिकार है, नौकरी का भी अधिकार है, सारे रिसोर्सेज पे अधिकार है, तो आओ अपना लो। तो मेरा अपना, मुझे कि उन्होंने निकाला, मुझे जो निकाल के लाए गए हैं उनसे कोई सहानुभूति नहीं। क्यों ये गए हो भाई, तुम किस लिए गए हो? एंड आपने क्या किया कि आपने किसी को, सारी चीज़ें गलत की हैं। पहले आपने एजेंट को पैसा दिया, वो भी गलत दिया। ज़मीनें बेच के जा रहे हो, वहाँ जा कर के भी आप गंद फैला रहे हो। रास्ते में आप कैसे जा रहे हो, बीच में मारे गए तो आप, किसी माँ का बेटा मारा गया, तो ये कहना कि वहाँ बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा। तो मेरा अपना मानना ये है प्रेम जी, कि अगर आपके यहाँ पे आप वो रहेंगे तो हमारे देश के लिए वो काम करेंगे ना। हमारे लड़के हैं, हमारे देश के लिए उनको काम करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी है कि हमको उनको उनकी योग्यता के हिसाब से अपॉर्चुनिटी देने का हमारा कर्तव्य होना चाहिए। सरकार की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हर इंसान को उसकी योग्यता के अनुसार उसको अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। नौकरी नहीं देने की बात मैं कर रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी, उसको अवसर मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं इस लायक हूँ कि मैं आईएएस बनूँ, मैं आईएएस बन जाऊँगा, मैं फौजी बनने के लायक हूँ, मैं फौजी बन जाऊँगा। नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर में काम करूँगा। आप कल तक चैनल में काम करते थे, आज आप सोच रहे हो कि आप अपना यूट्यूब चैनल चलाओ, तो ये तो आपका अधिकार है जीवन में आगे बढ़ने का। वो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इसमें आपको कोई रोकना नहीं चाहिए क्योंकि आपका नाम पाठक है तो इसलिए नहीं मिलेगा, उसका नाम क्योंकि मंजूर अहमद है इसलिए उसको नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इस देश में आर्टिकल 14-15 है जिसके हिसाब से हर एक को अपनी तरफ से रहने का पूरा अधिकार है, वो रहे, ये मेरा मानना। इंडो बांग्ला की सर बात करें रिलेशन की, उसको आप कैसे देखते हैं? जिस तरीके से वहाँ पे सरकार का तख्ता पलट हुआ, अब जो सरकार आई है उसका रवैया भारत को लेकर कैसे आप देखते हैं ग्राउंड पर? देखिए, ऐसा है कि ये थोड़ी लंबी कहानी है, तो लेकिन मैं जितने संक्षेप में कोशिश करूंगा कि बताने की। जमाते इस्लामी उसने कभी बांग्लादेश को, जो ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसको नहीं माना। और ये लैंग्वेज के आधार पे असली और उनके अपने कल्चर के आधार पे हुआ था, क्योंकि पंजाबियों का वहाँ पे बोलबाला था कि 169 में से 167 सीट जीतने के बाद भी मुजीब को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाए देने की बात हो रही थी। तो एक उनकी अस्मिता का प्रश्न था, उससे वो आए। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले कुछ वर्षों में ये पूरा वहाँ प्रयास हो रहा था, क्योंकि शेख हसीना की जो गवर्नमेंट, अवामी लीग की गवर्नमेंट थी, ये थोड़ी सी जिसको कहते हैं सेक्युलरिज्म ज़्यादा है इनमें। तो वो जो वहाँ पे जो नुकसान हो रहा था उसकी वजह से ये अमेरिका को लग रहा था, जो डीप स्टेट थी। एंड अमेरिका की डीप स्टेट की जब हम बात करते हैं, जिसमें CIA भी है, FBI भी है, वो ओपन फोरम सोसाइटी जैसे लोग भी हैं, जॉर्ज सोरोस या रॉकेफेलर फाउंडेशन है, फोर्ड फाउंडेशन है, इन सब का ये था कि ये उनकी बात नहीं सुन रही थी, क्योंकि वो चाहते थे चाइना पे काबू करने के लिए 2-3 चीज़ें चाहते थे। सेंट मार्टिन आइलैंड चाहते थे, वो ये चाहते थे कि हम किसी तरह से क्रिश्चियन स्टेट क्रिएट कर दें जिससे कि जिस पे हम काबू कर सकें। तो इन सब के चलते
यूएस एड का पैसा यूज हो रहा था कि उनके अंदर एक इंसर्जेंसी फोमेंट की जाए, और ये काफी जोर से चल रहा था। और इसके चलते, और शेख हसीना की भी कुछ गलतियां थी कि वो भी तो मतलब ऑटोक्रेटिक 16 साल के बाद हो गई थी कि अपने विरोधियों को वो बिल्कुल नहीं देख रही थी, तो ये हवा भी मिल गई, तो उससे तख्ता पलट हुआ। तख्ता पलट के बाद जो कोशिश हुई, तब तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था, जो डीप स्टेट है उसका रूल था, तो मोहम्मद यूनुस, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, उनको चीफ एडवाइजर बनाया गया। कैसे? क्योंकि वो हिलरी क्लिंटन के नज़दीक थे, ओबामा के नज़दीक थे, उनको हाईएस्ट अवार्ड मिले हैं वहाँ पे, नोबेल अवार्ड भी मिला है। लेकिन यहाँ पे वो उनके अगेंस्ट जो था, चार्ज क्या था? करप्शन का, जिसकी वजह से वो विदेश में छुपे हुए थे। तो वो यहाँ आ गए। अभी वहाँ पे जो जमाते इस्लामी बेस्ड एलिमेंट थे, उनकी सेंट्रलिटी हो गई। तो उन्होंने क्या हुआ, जो पूरा जो 71 की लड़ाई का जो भी है, उसको एक एक करके हटाना शुरू करना। और उसमें क्या है कि 71 की लड़ाई होगी तो भारतवर्ष का जिक्र होगा, क्योंकि भारतवर्ष की मदद से ही वो बना था। तो अगर आप उसको हटाना चाहते हो तो एंटी इंडिया तो वैसे भी, क्योंकि उनका तो एक, जिसको कहते हैं दारुल इस्लाम की बात करते हैं, ये दारुल हरब अगर हो गया तो उनको तो नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने कुछ पूरी कोशिश की कि किस तरीके से एंटी इंडिया एलिमेंट्स आने लगे। पाकिस्तान से फिर से कि मतलब ISI का चीफ वहाँ जा रहा है, उनमें आपस में वो कोशिश कर रहे हैं मिलाप जुलाप। तो इंडिया से, जैसे कि ये तीस्ता का है, तीस्ता का रीडेवलपमेंट पूरा का पूरा इंडिया के पास था। वो कितना 2 बिलियन का था, कितने का था वो, कि उसको जो उसका बेस को, उसके तीस्ता बेस को क्लीन करने का और उसको डेवलप करने वाला, वो शेख हसीना दे चुकी थी। शेख हसीना को वो इज्जत चाइना ने भी नहीं दी, क्योंकि वो भी अपने देश के लिए काम कर रही थी। तो इसलिए वहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ द डे हो गई, वो एंटी इंडिया हो गई। तो आपने भी देखा होगा जब मोहम्मद यूनुस ने जैसे वहाँ जाके स्टेटमेंट दिया कि वी आर द डिफेंडर्स ऑफ इंडियन, ऐसे बे ऑफ बंगाल, तो आप आइए। एक तरह से ये आपको थ्रेट दे रहे थे कि भाई हम तो इंडिया को जब चाहे कट कर दे। शर्जील इमाम टाइप बातें कर रहे थे कि भाई 22 किलोमीटर हम कभी भी कट कर देंगे और ये जो है लैंडलॉक्ड हो जाएंगे और इनका हम नुकसान कर, चिकन नेक वाला उसने वो दिया। उसने क्या किया है कि पाकिस्तान एग्जीक्यूट कर रहा है कि चाइनीज बेस लाल मुनीर हाट, वो तो बहुत ग्रेटेस्ट प्रोवोकेशन है। लाल मुनीर हाट तो आपके बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक है, जो इसके आगे जो आपके है चिकन स्नैक के पास में। तो दो चीज़ें, हालांकि हम लोगों ने अभी कभी नहीं कहा कि हम दोस्ती नहीं हो, हम उनको मैसेज भी दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मिल भी लिए उनसे बिम्स्टेक के साइड में, लेकिन ऐसी बकवास करने पे एक्शन हमने ले लिया। हमने वहाँ S-400 डिप्लॉय कर दी, ब्रह्मोस डिप्लॉय होने की बात हो रही है, और कि अगर तुम कुछ जरा सा भी चीन चपड़ करोगे तो हम तो लाल मुनीर हाट तो छोड़ो, हम चिकन स्नैक को ही काट देंगे, रंगपुर में ही जो है आपका कर देंगे। दूसरा, आपका जहाँ आपने जो उनको ये अभी किया कि भाई ट्रांसशिपमेंट वाला उनसे वापस है, क्योंकि सबसे बड़ा बॉर्डर उनके साथ है। तो बांग्लादेश में आज की तारीख में, लेट अस बी वेरी क्लियर, अगर मैं ये कहूँ कि सब कुछ ठीक ठाक है, नहीं, ठीक ठाक नहीं है। ये हमारे लिए एक नई मुसीबत तैयार हो गई है। कल तक हम लोगों को ये था कि भाई हम चाइना से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, या जो अपने देश के आंतरिक जो 2.5 फ्रंट की बात करते थे कि 2 फ्रंट हो गया, आधा अपने देश के अंदर। आज की तारीख में 2.5 क्या, वो 3 सवा 3 फ्रंट हो गया, क्योंकि एक फ्रंट बांग्लादेश भी हो गया है। तो आपको अगले कुछ दिनों में, और लेकिन इसमें यह है कि बहुत ही, जिसको कहा जाए, परिपक्वता से इसको डील करना पड़ेगा। मेरे ख्याल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल ठीक कर रही है कि जहाँ फर्मनेस दिखानी फर्म दिखा रही, लेकिन मुंह से मतलब कोई उल्टे पुल्टे स्टेटमेंट नहीं दिए जाए। ना प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बोला है, ना फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है, ना, हाँ, बस करने में विश्वास हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या है कि ये जो है, जो छोटे मोटे लोग बोल रहे हैं
जैसे कि वो जो वहाँ पे जो त्रिपुरा के राजा का वंशज है, उसने कहा कि हम काट देंगे और ग्रेटर त्रिपुरा बना देंगे, जिससे कि वो चिटगांव ट्रैक्ट है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो जो आप कह रहे हो कि आपको बेसिस वो एक्सेस नहीं है बे ऑफ बंगाल की, आपको मिल जाएगी। दूसरा, किसी ने बोला कि वहाँ पे कि हम लोगों को ये चिकन स्नैक काट देनी चाहिए। स्ट्रेटेजिकल तौर पे देखें तो कितना इंपॉर्टेंट रखता है बांग्ला हम लोग के लिए? बहुत इम्पोर्टेंट। आप देखिए कैसे, एक तो आपको ट्रेड की वजह से बहुत इम्पोर्टेंट, दूसरा क्या है कि जो आपके एक ऐसा देश है जिससे आपकी सबसे लंबी सीमाएं हैं, अगर वो आपके साथ नहीं है तो नुकसान है। तीसरा, क्योंकि इथनिसिटी सेम है तो वो आपके यहाँ घुसपैठ करते हैं। बांग्लादेश के लिए भी इंडिया उतना ही इम्पोर्टेंट है। पानी का मैंने बताया, चाहे वो ब्रह्मपुत्र बोलो, चाहे गंगा बोलो, चाहे तीस्ता बोलो, 54 नदियां हैं जहाँ से पानी बांग्लादेश में जाता है। जूट हमारे यहाँ से वहाँ जाता है, धागा हमारे यहाँ से वहाँ जाता है। उनकी जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, जो कॉटन वाली, वो हमारी वजह से है। लेकिन एट द सेम टाइम हमको मार्केट भी चाहिए। उनके लोग वहाँ आपके यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, बाकी चीज़ों के लिए आते हैं, तो हमको भी उनकी ज़रूरत है, क्योंकि ये इंटरडिपेंडेंस, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो आपका जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड किया था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक जिसको कहा जाए ज्योग्राफिकल एंटिटी है, जिसके की रिसोर्सेज कॉमन है। आप उनको काट रहे हो तो आप रिसोर्सेज को डिवाइड नहीं कर सकते हो, लड़ाई की जड़ पैदा कर रहे हो। भाई आज़ादी के पहले तो कोई ऐसा नहीं था कि भाई पानी यहाँ से जा रहा है वहाँ जा रहा है, चाहे वो इंडस का पानी हो, चाहे वो ब्रह्मपुत्र और गंगा का पानी हो, तो वहाँ जा रहा था, ढाका में जा, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आज की तारीख में तो हम अपर राइपेरियन हो गए, वो लोअर राइपेरियन हो गए, तो ये नुकसान हो गया कि नहीं हो गया। पहले जूट ये होता था कि जो जूट पैदा होता था बांग्लादेश में, फैक्ट्रीज कलकत्ते में थी। अभी उल्टा हो गया कि जूट हमारे यहाँ पैदा हो रहा है, कपास हमारे यहाँ से वहाँ जा रहा है। तो ये इंटरडिपेंडेंस हमारी जो है ये रहेगी हमेशा से। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से सर अगर थोड़ा सा बात करें, जो इंडिया की स्ट्रेटेजी रही है, कूटनीति रही है, वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान तो आजकल मतलब बिल्कुल उस कगार पे है कि अब प्रश्न ये है कि पहले कौन टूटता है, बांग्लादेश टूटता है या पाकिस्तान टूटता है। क्योंकि पाकिस्तान में जिसको कहा जाए कि गवर्नमेंट ऑफ द डे की रिट बलूचिस्तान में बिल्कुल नहीं चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल नहीं चल रही है, सिंध में पूरी तरह भी नहीं है, लेकिन सिंध में भी वो हालत बनती जा रही है। पीओके में कोई नहीं है उनकी, तो ले दे के उनके पास बचा पंजाब। तो ये कैसे चलेगा। और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ जो किया उसके चलते 26/11 जो उन्होंने आपके साथ किया, उसके बाद से धीमे धीमे करके आपने उनकी ट्रेड रिलेशंस जो घटे हैं। अभी भी उनके यहाँ सामान कहाँ से दुबई होके जा रहा है, तो जो चीज़ 2 रुपये में मिलनी चाहिए वो उनको 20 रुपये में मिल रही, क्योंकि वो दुबई से घूम के आ रही है। ज़रूरत तो है ही आपको, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम होगी। तो ये चीज़ के चलते आज की तारीख में फिर, क्योंकि ये FATF की ग्रे लिस्ट में आ गए, इंडिया के ही एफर्ट से आए, इंडिया के जो फ्रांस और अमेरिका के सपोर्ट से ग्रे लिस्ट में आ गए। और ग्रे लिस्ट में आने से उनको जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, तो उनकी तो जो कुछ भी रही बची कसर थी जो ट्रेडिंग की, वो भी बंद हो गई। तीसरा, अभी क्या है कि अब उनके न्यूक्लियर एसेट्स पे लोग अटैक करने लगे। TTP कोशिश कर रही है। TTP और बलूचिस्तान में थोड़ा सा फ़र्क है। बलूच जो है वो सेक्युलर हैं, वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं। TTP इंडिपेंडेंस नहीं चाहती, खैबर पख्तूनख्वा वो पूरे पाकिस्तान पे कंट्रोल करना चाहती है। जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो शरिया से पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं। तो आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा कि उन्होंने जो बेस है कराची के पास में, एयर बेस, जहाँ की उनके कुछ न्यूक्लियर एसेट्स हैं, उन पर अटैक करने की कोशिश की। अटैक तो थॉट हो गया, लेकिन कब तक। तो अमेरिका क्या कर रहा है, उसने अफगानिस्तान से बगराम एयरफील्ड मांगी है, क्योंकि बगराम एयरफील्ड पे अगर अमेरिकन एसेट्स होंगे तो वहाँ से वो 15 मिनट में इफेक्टिव हो जाएंगे कि अगर कोई कोशिश भी करेगा। तो उनके न्यूक्लियर एसेट्स आज की तारीख में वहाँ पे ही बहुत ज़ोर से लोग कह ही रहे हैं कि भाई बेच दो, इससे न्यूक्लियर से हमें क्या मिल रहा है, हमें खाना तो नहीं, हमें तो आटा चाहिए। तो उनके आज की तारीख में फाइनेंशियली भी मुश्किल में है,
जो सोशल कोहिजन है उसमें मुश्किल में है। आर्मी की कोई जो पहले इज्जत थी वो अभी उतनी इज्जत रही नहीं है। करीब 3,000 आदमी छोड़ गए बलूचिस्तान में के डिप्लॉयमेंट के बाद। 3,000 आदमी करीब छोड़ गए और वो जा कर के कहीं दुबई में या सऊदी अरेबिया में सिक्योरिटी जॉब्स कर रहे हैं। तो क्या सबसे बड़ा ट्रेड क्या है वहाँ से? एक्सपोर्ट ऑफ गधास। सबसे दूसरा बड़ा एक्सपोर्ट क्या है? वो भिखारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनकी फाइनेंशियल हालत, मुझे कभी कभी अफसोस होता है कि जो एक बेवकूफ़ पॉलिटिकल लीडरशिप ने एक देश का भट्टा बैठा दिया है। क्या जो सिचुएशन अभी दिख रही है, पाकिस्तान बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जो हालत है आज बलूचिस्तान में, पाकिस्तान गवर्नमेंट की कहाँ कुछ नहीं, कोई ट्रेन हाईजैक अगर कर ली तो और क्या चाहिए। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ नहीं है उनका, कोई नहीं सुनता उनको। सिंध में नए सिरे से शुरू होने लगा है। जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और गिलगिट बाल्टिस्तान में, उसमें भी उनकी नहीं लोग सुन रहे हैं। वहाँ पे नारे लगते हैं, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ऐसे नारे लग रहे हैं। तो ये कोई ना कि वो, और जब वो देखते कि उसी के कंपैरिजन में जो पाकिस्तान का हिस्सा भारतवर्ष के पास है, उस पर अमन चैन है, लोगों को तरक्की करने का पूरा मौका है, तो मतलब टूटने के कगार पे तो है ही है। और ये बात जो कही जाती है कि हर देश के पास एक आर्मी होती है, पाकिस्तान की आर्मी के पास एक देश है। बिल्कुल, वो लोग कहते ही थे कि 3 A उसको चलाते हैं, अमेरिका, अल्लाह और आर्मी आज की तारीख में। लेकिन वो उनकी स्ट्रेंथ भी थी। आज की तारीख में आर्मी उनकी डिस्क्रेडिट हो रही है। बहुत से लोग आर्मी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं कि भाई, वहाँ पे भी ये होने लगा कि भाई इनके सबके बच्चे तो सब विदेशों में रह रहे हैं, इनके सबके घर विदेश में हैं। आप देखिए मुशर्रफ भाग के गए कहाँ? दुबई में रहने लगे अपना आराम से। नवाज शरीफ का इंग्लैंड में घर है, लंदन में। तो चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो रही हों, सबके बाहर हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा कोई नहीं है कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन हारेंगे तो फिर उसके बाद वो भारतवर्ष में, दिल्ली में ही रहेंगे। एक लास्ट लाइन और एक आखिरी क्वेश्चन सर, मौजूदा वक्त में आप भारत की कूटनीति को कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब से सभी को लेकर, चाहे वो बांग्लादेश के साथ में हो, पाकिस्तान के साथ में हो, चाइना को लेकर हो, या अन्य जो देश हैं उनके साथ में हमारी दोस्ती हो, हमारे लेन देन हो, रक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं, मेरे ख्याल में आज की हमारी कूटनीति बहुत अच्छी चल रही है। आपने देखिए जो सबसे बड़ा उनका सपोर्ट बेस था पाकिस्तान का, मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, वो आपने काट दिया। वो आपके साथ है, उनके साथ नहीं है। चाइना का जो सबसे बड़ा सपोर्ट बेस था वो रशिया था। आपके रशिया से रिलेशन हैं जिसकी वजह से इतना वो श्योर नहीं है। तो जो साउथ ईस्ट एशिया, आसियान में पहले चाइना से वो डर रहे थे। इंडिया ने जिस तरह से एलएसी पे स्टैंड लिया तो उससे वो अब डर नहीं रहे। आपके अपने इलाके में अगर आप देखें कि ये सीसॉ बैटल चल रही है कि उसने महिंदा राजपक्षा के टाइम में श्रीलंका में किया, लेकिन आज श्रीलंका आपके साथ है। मोइजू जब आए वो प्रो चाइनीज़ थे, आज वो आपके साथ हैं। नेपाल में जो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है वो इंडिया के साथ हो जाता है, और जो अपोजिशन रहता है तो क्योंकि ये कम्युनिस्ट, तो वहाँ पे एक नया ही मूवमेंट शुरू हो गया है कि भाई आप राजा साहब हिंदू राजशाही वापस आ जाए, तो वो भी आपके फेवर में आ रहा है। तो ये मेरा ख्याल है कि इधर नियर में भी आपका तालिबान से आपके जो इस तरह से अच्छे संबंध हो गए हैं, अगर आप देखिए आप कितना बढ़िया बैलेंस ईरान और तालिबान के साथ मेंटेन करके रखे हुए हो कि पाकिस्तान को मुश्किल होने लगी है। क्योंकि ड्यूरेंट लाइन, हमको मालूम है कि ड्यूरेंट लाइन अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ी समस्या है। जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे होगी अफगानिस्तान में, वो ड्यूरेंट लाइन को कभी नहीं मानेगी। पाकिस्तान ने सोचा कि हमने इनको मदद की है पावर में आने में तो शायद मान जाए, नहीं माने वो। तो आज की तारीख में बड़ा सिंपल सी बात है कि अफगानिस्तान जो है वो आपके साथ ज़्यादा है। उनकी क्रिकेट टीम को आप क्या वो रहती है, बांग्लादेशियों को आपने बाहर दिखा दिया, पाकिस्तानियों को दिखा दिया, लेकिन आईपीएल में ये तो खेल रहे हो, अच्छा पैसे बना रहे हैं। तो और अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी भी हुई, इसमें पाकिस्तान होस्ट कर रहा था लेकिन इंडिया पाकिस्तान मैच खेलने नहीं गई। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि फर्म, और ये हमारी पॉलिसी ये है कि ये कोई एसोटेरिक नहीं है कि भाई
हम इन चीज़ों को मानते हैं कि हम पैलेस्टीन के साथ हैं, लेकिन हमारे इंटरेस्ट तो इजराइल के साथ भी हैं। तो हमने कहा कि भाई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम पैलेस्टीन के साथ हैं और हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इजराइल के साथ है, तो पैलेस्टाइन भी आपके साथ है और इजराइल भी आपके साथ है। तो इस तरह से मेरा ख्याल है बहुत ही बैलेंस्ड पॉलिसी है ये, जिसको मैं मानता हूँ कि ये कूटनीति हमारे यहाँ बिल्कुल कूटनीति की तरह चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमको इन सभी चीज़ों पर जो है विस्तार जानकारी देने के लिए। थैंक यू।